आज की वीडियो खास तौर पर टीचर्स के लिए बनाई गई है और इस वीडियो में हम टीचर्स को ये बताएंगे कि किस तरह से वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बन सकते हैं एक ग्रेट टीचर। यानी हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 20 प्रिंसिपल्स जिनकी मदद से आप अपने आप को एक ग्रेट या इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं। देखिए, अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत हमेशा से इंसानियत को रही है। बच्चों की अच्छी लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि असातिज़ा तदरीस के तमाम तरीके जानते हों और अच्छे टीचर हों। कुछ लोगों के नज़दीक तो अच्छा टीचर बनना महज ये है कि जिन्हें बच्चे पसंद करते हों, लेकिन दूसरे बहुत से असातिज़ा के लिए ग्रेट टीचिंग एक पूरी साइंस है, एक पूरी टेक्नोलॉजी है जो आज की वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इन प्रिंसिपल्स को देखकर आप किस तरह के टीचर बनते हैं। बहरहाल हम आपको वो 20 प्रिंसिपल्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप एक अच्छे और ग्रेट टीचर बन सकते हैं। तो आइए इन प्रिंसिपल्स को देखिए और इन प्रिंसिपल्स को ज़हन नशीन करके इन्हें अप्लाई कीजिए ताकि आप एक ग्रेट टीचर बन सकें। तो ग्रेट टीचिंग का सबसे पहला रूल या प्रिंसिपल ये है कि अपने बच्चों को उनके सामने आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना है और उन्हें कम्युनिकेट करना है। जी हाँ, टीचिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये बताया जाए कि वो आज के लेसन में या सबक में क्या चीज़ें सीखेंगे। यानी सबक का कंटेंट जिस कदर इम्पोर्टेंट है उसी कदर ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ये समझाया जाए कि वो किस तरह से अपनी लर्निंग को बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आज के लेसन के या कोई भी लेसन जो आप पढ़ा रहे हैं उसके SLOs क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या वो कौन से आउटकम्स हैं कि जो उस लेसन के बाद बच्चों को हासिल होंगे। नंबर 2, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स यूज करें। क्लासरूम में हमेशा एक ही तरीका इख्तियार ना करें। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिन्हें आप क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर पर आज की दुनिया में जहां प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, मॉन्टेसरी एजुकेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग या इसी तरह के जदीद अंदाज हैं कि जिन्हें हम क्लासरूम में इस्तेमाल करके बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखना चाहिए और वो ये रखना चाहिए कि आपके टीचिंग मेथड्स जितनी वैरायटी उनमें होगी और जितने वो स्टूडेंट सेंटर्ड होंगे उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आपको क्लासरूम से बेहतर आएगा। रूल नंबर 3, हमें बच्चों को कोलैबोरेटिव लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी ऐसे मौके देने चाहिए जिससे बच्चे एक्टिव होकर सीखें। जी हाँ, एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग से डिफरेंट है। ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, बल्कि यहाँ बच्चों को आपस में मिलकर सीखने का मौका दिया जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज क्लासरूम में यूज करें जैसे थिंक, पेयर एंड शेयर की एक्टिविटी है, कैचअप की एक्टिविटी है, टीम बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडीज हैं, या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिनमें बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं और उसकी मदद से ज्यादा अच्छी लर्निंग करते हैं। रूल नंबर 4, हमें यह चाहिए कि बच्चों को क्लासरूम में लेसन डिलीवर करने के साथ साथ उनकी चेकिंग भी करते रहें या उनको असेस करते रहें कि वो किस हद तक सीख रहे हैं। और इस मकसद के लिए हमें रूटीन की फॉर्मल असेसमेंट की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज करना चाहिए। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट ये है कि हम बच्चों को लेसन के दौरान चेक करें। लेसन के दौरान चेक करने का फायदा ये होता है कि हम वो गैप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जहां बच्चों को इंप्रूव करने की जरूरत होती है और हम अपने टीचिंग मेथड्स को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इस वक्त दुनिया में मकबूल तरीन असेसमेंट है और उसकी एक टाइप ये है कि आप क्लासरूम असेसमेंट्स को यूज करते हैं जिन्हें कैट्स या क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स कहते हैं। इसके मुख्तलिफ अंदाज हैं जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं। आप यहाँ इस वीडियो को रोककर इनको स्टडी कीजिए और देखिए कि किस तरह से डिफरेंट कैट्स को हम क्लासरूम में बच्चों की लर्निंग को असेस करने के लिए और अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 5,
हमें बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें टाइमली और स्पेसिफिक करके फीडबैक देना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक उस्ताद, अच्छा उस्ताद वो है कि जो बच्चों के गोल्स को सामने रखते हुए उन्हें टेंजिबल और एक्शनेबल फीडबैक देता है। यानी उसका फीडबैक ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को महज डांटता है, बुरा भला कहता है, बल्कि वो उन्हें एक लाहा अमल बताता है, एक स्ट्रेटजी बताता है कि किस तरह से वो अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अपने बच्चों को इंडिविजुअल फीडबैक भी दीजिए, उनकी काउंसलिंग कीजिए और उसके साथ साथ बच्चों को कलेक्टिव फीडबैक भी देना बहुत जरूरी है। नंबर 6, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह के बच्चों को क्लासरूम में कैटर करें और अपनी टीचिंग को, अपनी इंस्ट्रक्शन को एक डिफरेंशिएटेड अंदाज में अब बच्चों के साथ शेयर करें या बच्चों को उस तरह से पढ़ाएं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हम अपनी क्लास में मुख्तलिफ तरह के बच्चों को इंगेज करने के काबिल हो जाएं। देखिए, बच्चों की डिफरेंट नीड्स हैं, हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता, बच्चों की वैरायटी है, उनके अपने अपने बैकग्राउंड्स हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटीज हैं या उनके मुख्तलिफ इंटरेस्ट हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उन सबको मद्देनजर रखकर हर बच्चे को उसके जुदागाना अंदाज से हम पढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरह से हमें मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का भी सहारा लेना चाहिए। यानी एक बच्चा कई तरह से ज़हीन हो सकता है, लेकिन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस एरिया में ज़हीन है, लिहाजा हम उसकी वहां मदद कर सकें। नंबर 7, हमें क्लासरूम के माहौल को पॉजिटिव और सपोर्टिव रखना चाहिए। यानी हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें बच्चे आसानी से सीख सकें, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपने लेसन को अच्छा डिलीवर कर सकें और उसके साथ साथ हम अपने लेसन की अच्छी असेसमेंट कर सकें। एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट वो होता है कि जिसमें बच्चों को एनर्जी मिलती है, मीनिंग पर उनका फोकस रहता है, उनकी लर्निंग होती है, वो एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये सब चीजें जरूरी हैं और ये सब चीजें मिलकर एक कंड्यूसिव या एक पॉजिटिव सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। रूल नंबर 8, हमें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लाना चाहिए। जी हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग इस वक्त 21वीं सेंचुरी की सबसे की स्किल्स हैं कि जो बच्चों में पैदा करना जरूरी है और ये शायद आम लेसन्स के जरिए से पैदा नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, बच्चों को खुद डिसीजन मेकिंग सिखानी चाहिए, इसी तरह से बच्चों को खुद इन्वेस्टिगेट करने की स्किल उनको डिलीवर करनी चाहिए और क्रिएटिविटी बच्चों में पैदा करनी चाहिए। बच्चों की जो एजम्पशंस पहले से मौजूद हैं उन्हें चैलेंज करते हुए और बच्चों के बिलीफ्स को डाटा की मदद से या रद्द करें या एम्फेसाइज करें। ये सारी स्ट्रेटजीज जरूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ्यूचर लीडर बने या फ्यूचर में कामयाब आदमी बने। तो हमें बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करना चाहिए अपनी रूटीन टीचिंग के साथ साथ। नंबर 9, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक स्टैटिक माइंडसेट की बजाय बच्चों में एक ग्रोथ माइंडसेट पैदा करने की कोशिश करें। ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से पैदा किया जा सकता है? हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंस है उसे हम ये मत समझें कि ये एक फिक्स चीज है, बल्कि इंटेलिजेंस तो मूव होती है, साथ साथ डेवलप की जा सकती है अगर हम बच्चों के लिए ऐसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट पैदा करें कि जहां बच्चे अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को यूज कर रहे हों, अपने रास्तों को खुद तलाश करें और दूसरों की मदद को देखते हुए मायूस होने की बजाय उनसे इंस्पिरेशन लें और आगे बढ़ें। तो हमारे लिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम बच्चों में एक ग्रोथ माइंडसेट पैदा कर सकें। रूल नंबर 10, हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी को हम बच्चों की लर्निंग को एनहांस करने के लिए यूज करें। टेक्नोलॉजी आज के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार करते हुए
क्लासरूम में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, चाहे वो वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए से हो, चाहे वो पॉडकास्टिंग हो, लाइव वीडियो शेयरिंग हो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो, या कोई भी अंदाज हो कि जिससे हम बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर सिखा सकें। तो आज की जो जनरेशन है उसको जब तक हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे तो उनकी एक्टिव लर्निंग और उनकी इफेक्टिव लर्निंग पॉसिबल नहीं हो सकती। इफेक्टिव टीचिंग के लिए रूल नंबर 11, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक टीचर को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टीचिंग के साथ साथ वो क्लास में बच्चों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जरूर डेवलप करे। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप कई सेंस में इंपॉर्टेंट है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जाने कि हमारे बच्चे क्या हैं और उनसे हम कौन सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हमें जानना चाहिए कि हम बच्चों के साथ किस तरह से हम दर्दाना रवैया इख्तियार कर सकते हैं। हमें बच्चों के साथ पॉजिटिव रहना है, उनमें एनर्जी भरनी है, उनके साथ हमें ट्रस्ट डेवलप करना है और बच्चों को ये सिखाना है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी एक टीचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप क्लासरूम में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल नंबर 12, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को हर वक्त हम उनका जायजा लेते रहें अपनी टीचिंग के दौरान और रिफ्लेक्शन देते रहें बच्चों को कि वो किस तरह से सीख रहे हैं। इस बात का इंतजार मत करें कि कब कोई लेसन कंप्लीट होगा, बल्कि हमें एक साइकिल बनाना चाहिए। यानी हम टीच करें, सेल्फ असेस करें, कंसिडर करें और प्रैक्टिस करें। हमें बहुत सारे ऐसे अंदाज इख्तियार करने चाहिए जिनमें हम अपनी टीचिंग पर खुद भी रिफ्लेक्शन कर सकें, दूसरे टीचर्स की मदद भी लें, लेकिन उसके साथ साथ अपनी टीचिंग को भी इस काबिल बनाएं कि हम अपनी टीचिंग को देखें, उसे असेस करें और उसके साथ साथ हम अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करें। गोया ये बच्चों के लिहाज से भी और टीचिंग के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट बात है कि हम सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करें, सेल्फ असेसमेंट भी करें और इसी तरह से बच्चों की लर्निंग पर भी हम अपनी रिफ्लेक्शन देते रहें। रूल नंबर 13, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों को उनकी लर्निंग की ऑनरशिप दें। यानी बच्चों को उनके सीखने के अमल का मालिक बनाने की कोशिश करें। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल मुमकिन है अगर हम अपनी टीचिंग में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, अगर हम बच्चों को ये बताएंगे कि वो अपने सामने कोई चैलेंज लें और उसके बाद ये सोचें कि वो इस बात को कैसे सीख सकते हैं और फिर उसके बाद वो अपने आप को खुद असेस करें, अपने लिए गोल सेटिंग करें, अपनी सेल्फ असेसमेंट करें और अपने आप को फीडबैक दें। ये सारी चीजें अगर हम अपनी क्लासरूम में करेंगे तो फिर ये मुमकिन है कि बच्चे अपनी लर्निंग को ऑन कर रहे होंगे। ये सबसे जरूरी कामों में से एक काम है। रूल नंबर 14, हमें कोशिश ये करनी चाहिए और ये टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स और कनेक्शंस को अपनी टीचिंग में, अपनी इंस्ट्रक्शन में यूज करें। ये बहुत जरूरी है कि हम चाहे साइंस पढ़ा रहे हों, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हों, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हों या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों, तो हम बच्चों को एंगेज करने के लिए उन्हें रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स दें और उन्हें ऐसी बातें बताएं कि जिनसे वो अपने सब्जेक्ट एरिया को अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 15 क्या है? रूल नंबर 15 ये है कि हमें बच्चों को अब खुद से अपने आप को असेस करने की और अपने गोल सेट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। यानी हमें बच्चे को इस काबिल बनाना है कि बच्चा खुद देखे कि कौन सी चीजें लेसन्स में से ऐसी हैं जिन्हें पहले वो नहीं समझता। फिर उसके बाद उसके लिए अगला चैलेंज ही होगा कि वो समझना शुरू कर दे। उसके बाद ये है कि वो इसको ये देखे कि मैं इसको खुद कर सकता हूं और फिर ये कि किसी दूसरे को सिखा सकता हूं। ये एक पूरा प्रोसेस है कि जिसकी मदद से हम बच्चों को अपनी लर्निंग को खुद असेस करना और अपने आप को फीडबैक देना सिखा सकते हैं। रूल नंबर 16 क्या है? वो ये है
कि हमें अब एक मल्टी मॉडल अप्रोच जो है वो अब इख्तियार करनी चाहिए टीचिंग के लिए। देखिए, हम ये जानते हैं कि सब बच्चे एक तरह नहीं सीखते। कुछ बच्चे देखकर सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी यानी सुनकर सीखते हैं, कुछ के लिए रीडिंग और राइटिंग इंपॉर्टेंट है और कुछ के लिए एक्सरसाइजेस या हिलना जुलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये मुख्तलिफ अंदाज बच्चों की लर्निंग के सामने रखने चाहिए और अपनी टीचिंग को इनके अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहिए, यानी हम डिफरेंट स्टाइल से जो बच्चे सीखते हैं उनकी लर्निंग को इस्तेमाल करते हो। रूल नंबर 17, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के अंदर एक कल्चर पैदा करें कि जिससे वो चीज़ों को इंक्वायर करें, यानी वो इन्वेस्टिगेट करें, खुद खोज लगाएं और ये सोचें कि किस तरह से वो मुख्तलिफ चीज़ों को सीख सकते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इस वक्त जदीद एजुकेशन की एक बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी है कि जिसको हमें सीखना चाहिए। बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स रखिए, बच्चों को खुद से थीसिस करने दीजिए, उन्हें खुद से एज्यूम करने दीजिए डिफरेंट चीज़ों को, तभी ये मुमकिन है कि बच्चे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर सकेंगे। हमारा प्रिंसिपल नंबर 18, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे को एक ही तरह से असेस ना करें। आमतौर पर हम बच्चों को पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए से असेस करते हैं, लेकिन हमें दरअसल ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमारे जो भी लर्निंग आउटकम्स या ऑब्जेक्टिव्स हों उन्हीं से मैच करती हुई हमारी टीचिंग एक्टिविटीज हों और फिर उन्हीं से मैच करते हुए हमारा असेसमेंट का मेथड भी होना चाहिए। यानी कुछ चीज़ों को हम ओरल असेस करें, कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिकली असेस करें और इसके साथ साथ यकीनन पेपर पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी हमें मुख्तलिफ तरीके बच्चों को चेक करने के लिए यूज करने चाहिए। रूल नंबर 19, हमें बच्चों में हर वक्त क्रिएटिविटी और इनोवेशन पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी बच्चों को खुद से तख्लीक करने की और अपने कामों में अपने तरीकों में जिद्दत पैदा करने की तरफ उभारना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे खुद इस काबिल हों कि वो नई चीज़ें सीखें, खुद अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करें, खुद चीज़ों को शेप अप करें, अपने आइडियाज़ को डेवलप करें। अगर हम ये करने में कामयाब होंगे तो यकीनन हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। अगर हमारे बच्चे क्रिएटिव और इनोवेटिव होंगे तो हम एक ग्रेट टीचिंग की तरफ जा रहे होंगे। और हमारा लास्ट प्रिंसिपल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और वो ये है कि बच्चों में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी पैदा कीजिए। यानी हम बच्चों को ये बताएं कि वो एक बरादरी की तरह या एक कम्युनिटी की तरह क्लासरूम में है और इन सबको एक दूसरे को असिस्ट करना है, एक दूसरे से ताउन करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। तो जनाब, ये वो 20 प्रिंसिपल्स हैं कि जिन्हें अगर हम टीचर्स को सिखा सकें या बीइंग अ टीचर खुद सीख सकें तो हम अपनी टीचिंग को इतना खूबसूरत बना सकते हैं कि हम एक ग्रेट टीचर बने। आप हमारी मजीद वीडियोस देख सकते हैं अमल पाकिस्तान के YouTube चैनल पर, और इसके साथ साथ वो लोग के जो स्कूलिंग से दिलचस्पी रखते हैं, स्कूलों की मैनेजमेंट से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए हम एक मंथली मैगजीन तालीमी क़यादत के नाम से प्रिंट करते हैं। ई मैगजीन है हमारा, उसकी मेंबरशिप आप हासिल कर सकते हैं और उसके लिए डिटेल यहाँ दी गई है। बहुत शुक्रिया।